नमस्कार। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे, पिछले कुछ सालों में उसके पेशेंट्स हमारी ओपीडी में बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बीमारी का नाम है एस्परजिलोमा। अब एस्परजिलोमा मैंने पहले भी कई वीडियोस में समझाया है, पर ये इतनी डिफिकल्ट बीमारी है कि मुझे बार बार लोगों के बीच आके इसके बारे में बताना पड़ता है ताकि लोग जागरूक हों कि एस्परजिलोमा का ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरासिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो एस्परजिलोमा होता क्या है, हम वहां से बात स्टार्ट करते हैं। एस्परजिलोमा का मतलब है, एस्परजिलस एक टाइप का फंगस होता है, ओमा का मतलब होता है बॉल बन जाना और एस्परजिलोमा का मतलब होता है इस फंगस का बॉल बन जाना। तो इसको आम भाषा में कई लोग इसको फंगल बॉल डिजीज भी कहते हैं। अब फंगल बॉल डिजीज में होता क्या है, आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान में कैविटेटरी लंग डिजीज जो है वो बहुत कॉमन है। आप पूछेंगे कौन से होते हैं कैविटेटरी लंग डिजीज? ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमन, रैम्पेंट है भारत की जनता के अंदर। अब किसी भी पेशेंट को जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसके 4-5 साल के बाद वहां कैविटीज जब बन जाती हैं, उन कैविटीज के अंदर, उन खाली जगहों के अंदर जब फंगस जाके बैठ जाता है तो वो फंगस क्या करता है, वहां के टिश्यू को काटता है और खाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये टिश्यू, फंगस, वहां का खून, डेब्रिस, मिलावट, गंध एक बॉल का शेप ले लेते हैं। तो आप समझिए, फेफड़े के अंदर एक कैविटी है, उसके अंदर ये फंगस का बॉल बैठा हुआ है, इसको कहते हैं एस्परजिलोमा। अब कुछ लोग कहेंगे जी हम फंगस का बॉल बैठा है तो बैठे रहने दीजिए, उसको क्या करना है? बिल्कुल, अगर ये एसिम्प्टोमेटिक है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना चाहिए, बट ये कभी भी शांत बैठता ही नहीं है। करता क्या है ये सबसे ज्यादा, जब भी ये फंगल बॉल हिलता है तो हमको, जब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी जो कैविटी की वॉल्स हैं वो इरोड हो जाती हैं या वहां जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाते हैं और उसकी वजह से श्वास नलियों के अंदर ब्लीडिंग होती है, जो कि फिर ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करती है, जिसको हम कहते हैं हेमोप्टिसिस। तो ये बहुत ही खतरनाक मैनिफेस्टेशन है एस्परजिलोमा का। हेमोप्टिसिस होता है बलगम में खून आना। अब कुछ केसेस में तो ये माइल्ड होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, 1 चम्मच के बराबर होता है, कुछ में ज्यादा खतरनाक होता है कटोरी के हिसाब से, और कुछ में तो ये इतना खतरनाक हो जाता है कि खून की पेशेंट उल्टियां करने लग जाता है और उसको इमीडिएटली वहां से उठा के अस्पताल ले जाना पड़ता है। कई बार तो वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ जाता है और तब भी वो पेशेंट नहीं बचते। तो लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे किसी को एस्परजिलोमा होता है और उसका डायग्नोसिस बन गया कि अभी तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा खून आ रहा है, कुछ दिन और चला लें, तो मैं बहुत ही विनम्र तरीके से उनको कहता हूं कि हम ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये थोड़ा सा खून जो है ये कब एक बाल्टी भर के खून के बराबर पहुंच जाए और पेशेंट जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो अब होता क्या है बेसिकली, जब इसका पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो वो हेमोप्टिसिस के साथ आता है, कहीं वो सीटी वगैरह कराया होता है, वहां उसको बोला जाता है एस्परजिलोमा है, वो हमारे वीडियोस देखता है या हमारे बारे में हमारे पल्मोनोलॉजी फ्रेंड्स से जानता है और वो अपने टेस्ट लेके हमारी ओपीडी में आता है। जब हमारी ओपीडी में आता है तो उनको 2-3 चीजें जो हैं वो आगे कराई जाती हैं। एक तो बहुत ही एडवांस टाइप का सीटी कराया जाता है, जिसको कहते हैं हम सीटी थोरैक्स विद ब्रोंकियल आर्टरी मैपिंग या फिर सीटी एंजियो, जिसके अंदर हम एस्परजिलोमा के बारे में देखते हैं, वो कहां पे है, पूरी लंग की बनावट देखते हैं ये सिंगल है, डबल है, बहुत सारे हैं, दोनों लंग में है, और फिर दूसरी चीज देखते हैं कि धमनियां कौन सी सप्लाई कर रही हैं इनको, कहां से ये खून ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली अगर मुझे सर्जरी करनी है इस पेशेंट पे तो मुझे हर चीज जाननी है, लोकेशन कहां है, हार्ट से दूरी कितनी है, मेजर धमनियों से दूरी कितनी है, चिपकाहट कितनी है, ताकि सर्जरी सक्सेसफुल हो सके। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन हम कर उसको कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है श्वास नली के अंदर एक दूरबीन डाल के उसके अंदर से बलगम लेना और उसका टेस्टिंग करना, और दूसरा ये पूरी तरह से जान पाना कि किस श्वास नली से वो ब्लीडिंग हो रही है। इन दोनों इंफॉर्मेशन को जब हमारे पास आ जाती हैं, उनको कोरिलेट करते हैं आपस में और फिर हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं, जैसे किस भाग में है, राइट अपर लोब का एस्परजिलोमा है, लेफ्ट अपर लोब का एस्परजिलोमा है, तभी हम आगे प्लानिंग कर पाते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो जो पेशेंट्स को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, जैसे हमारे मैसिव हेमोप्टिसिस के पेशेंट्स हैं, उनको तो इमीडिएटली एडमिट करके स्टेबलाइज
किया जाता है और एक प्रोसीजर किया जाता है, मैंने कई बार ये बताया है, जिसको कहते हैं ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अब ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या होता है? तार डाल के यहां से आपके नीचे वाले भाग से उस जो धमनी सप्लाई कर रही होती है इस एस्परजिलोमा को, ब्रोंकियल आर्टरी, उसको बंद कर दिया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है, कि इसके बाद तो एस्परजिलोमा का पेशेंट को हेमोप्टाइसिस होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बताता हूं कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है वो ब्रिज टू सर्जरी हो सकता है, मतलब वो कुछ दिनों तक आपकी बलगम में खून आने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो, एक धमनी बंद करेंगे तो दूसरी खुल जाएगी, दूसरी बंद करेंगे तो तीसरी खुल जाएगी। ऐसा हर 2-3 महीने के बाद होता रहेगा और हो सकता है जो अगले एपिसोड्स हो वो पिछले एपिसोड से ज्यादा खतरनाक हो। तो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम भी कराते हैं कुछ केसेस के अंदर हेमोप्टाइसिस के, बट सिर्फ टाइम बाई करने के लिए, पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है एस्परजिलोमा का? अल्टीमेट ट्रीटमेंट एस्परजिलोमा का है जो भाग लंग का खराब हो गया है उसको सर्जरी करके निकाल देना। क्या क्या सर्जरी हो सकती है? सेगमेंटेक्टमी, एक छोटा सा सेगमेंट निकाल दो जहां पे वो एस्परजिलोमा है। लोबेक्टमी, वो पूरा लोब निकाल दो जिसके अंदर वो एस्परजिलोमा है। न्यूमेनेक्टमी, वो लंग ही निकालना पड़ सकता है कई बार, जब आप बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, सालों एस्परजिलोमा के साथ जी रहे हैं, तो वो हो सकता है पूरा लंग ही निकालना पड़ जाए। इसीलिए मैं पेशेंट को कहता हूं, अगर आपका एस्परजिलोमा का डायग्नोसिस बन गया है या आपको बलगम में खून आ रहा है, इमीडिएटली एक अच्छे सेंटर में जाके एक अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाओ या अच्छे थोरैसिक सर्जन को दिखाओ ताकि आपका डायग्नोसिस बन सके। तो सर्जरी करके उस भाग को निकाल दिया जाता है। मेदांता में ये सर्जरीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है क्योंकि मेदांता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थोरैसिक सर्जरी सेंटर भी है। तो यहाँ पे ये सर्जरीज कैसे होती हैं? हम इस सर्जरी को दूरबीन के कारण करते हैं। दूरबीन मैंने पहले भी समझाया है, वैट्स करके 3 छोटे छोटे छेदों से हम ये एस्परजिलोमा का जो खराब भाग है लंग का, इसको निकाल देते हैं। कुछ केसेस जो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं उसमें भी हम पूरी थोरैकोटॉमी नहीं करते, छोटी सी मिनी थोरैकोटॉमी करके उसको निकाल देते हैं। तो वैट्स हो जाने के कारण या छोटी थोरैकोटॉमी, मिनी थोरैकोटॉमी हो जाने के कारण पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी अपनी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में वापस चले जाते हैं और आगे बिल्कुल ठीक रहते हैं। सो आज हमने जाना कि एस्परजिलोमा होता क्या है, इसमें ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन का क्या रोल है, इसको हेमोप्टाइसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और मेदांता जैसे सेंटर्स में इसकी ये एडवांस सर्जरी जिसको वैट्स लोबेक्टमी, वैट्स सेगमेंटेक्टमी कहते हैं, वो कैसे की जाती है और पेशेंट बिल्कुल कैसे ठीक हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेदांता एक बहुत ही महंगा सेंटर है, वहां पे सर्जरी कराना एक आम इंसान की बस की बात नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हमने कई जतन करके ऐसी एडवांस सर्जरी के लिए भी पैकेजेस को बहुत लो किया हुआ है ताकि आम इंसान भी मेदांता जैसे बड़े अस्पताल के अंदर इन अच्छी सर्जरीज का पूरा लाभांतर हो सके।